हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। आज हम करने जा रहे हैं पीजीटी हिंदी का जो एग्ज़ाम है, यानी जो पहले ऑलरेडी केवीएस में लगे हुए हैं वो प्रमोशन के लिए यानी पीआरटी है या टीजीटी है, वो पीजीटी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इससे पहले मैंने इसका पहला भाग डाल दिया है, वो भाग भी जाकर अवश्य देखें। अगर उस भाग में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसके साथ ही जो बच्चा एनसीईआरटी की तैयारी कर रहा है, यानी हिंदी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और जिसमें एनसीईआरटी पूछी जाती है, तो एनसीईआरटी की मैंने काफ़ी वीडियो डाली, वो भी जाकर देखें। और जो बच्चा टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहा है, हरियाणा टीजीटी का, उसका सिलेबस मैंने डाल दिया, वो भी वीडियो मैंने बना रखी है, वो भी जाकर देखिए कि आपके टीजीटी एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा। इसके साथ ही जो बच्चा केवीएस पीजीटी या टीजीटी की जो इंटरव्यू की तैयारी कर रखे हैं, तो मैंने एक वीडियो डाल दी है, बाकी की वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आऊँगी, तो वो देखें। और अभी बेटा मैं 1-2 मिनट आपका लेना चाहूँगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम हम टीजीटी की तैयारी कर रही है, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा सिलेबस करवा दीजिए। तो देखिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो ये जैसे साहित्य की मैंने वीडियो डाली, वो टीजीटी में भी आएगी, पीजीटी में आएगी या नेट में आएंगी, तो सभी में आएंगी। तो बाकी की वीडियो भी आप जाकर अवश्य देखिए। कुछ मैंने ट्रिक के द्वारा वीडियो डाली है, बड़े ही जैसे बड़े अच्छे ढंग से उसको मैंने पढ़ाया है, समझाया है, तो वो भी जाकर अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलना, क्योंकि जब आप घंटी वाले निशान को दबाओगे तो उचित समय पर, सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मैंने 60% करवा दिए हैं और हम अब 61वां प्रश्न करेंगे। 61वां प्रश्न बेटा आपके सामने है, ये देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शेखर जोशी द्वारा रचित नहीं है? ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि है या नहीं है, सत्य है असत्य है, कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो पहले सबसे पहला काम रहेगा आपका अंडरलाइन करना है। अब देखना, हमें ये तो पता चल गया कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, मतलब शेखर जोशी की कौन सी रचना नहीं है। इसका मतलब ये कि 4 रचनाएं आपके सामने हैं, चारों में से एक नहीं है, 3 होंगी उनकी। तो देखना इसका रहेगा आपका, ये तीनों रचनाएं शेखर जोशी की है, कश्यप नहीं है। तो ध्यान दीजिए बेटा कि कश्यप रचना शेखर जोशी की नहीं है, तो शेखर जोशी की कौन सी रचना, तो मतलब कि ये शेखर जोशी की नहीं है, तो ये रचना किसकी है? तो ये रहेगी मनोहर श्याम जोशी की। किसकी रहेगी? मनोहर श्याम जोशी की। गलता लोहा में कौन सी बात सत्य नहीं यानी सही नहीं है? तो इसका मतलब बाकी तो 3 सही होंगी और एक सही नहीं होगी। तो देखते हैं। ये लेखक की कहानी कला का प्रतिदिन नमूना है। इसमें समाज के प्रति जाति विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की गई है। कहानी से पता चलता है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराइयों का दिखावा अधिक मिलता है। कहानी उसका उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में वास्तविक अर्थ गांभीर्य अधिक है। तो देखना बेटा, ये 62 का प्रश्न रहेगा आपका तीसरा। क्यों रहेगा? बाकी ये तीनों ठीक है, ये सही नहीं है, मतलब असत्य, क्योंकि दिखावा अधिक मिलता है, इसमें कोई दिखावा वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम 63वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वंशीधर धनराम और त्रिलोक सिंह किस रचना में आए चरित्र हैं? तो देखना आपने इन 3 प्रश्नों से क्या सीखा। पहला प्रश्न, ये 2 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें क्या है कि रचनाओं के विशेषताएं भी पूछ ली जाती हैं। आप नोट करते हुए चलेंगे कि हर पेपर से आपको सिर्फ ये नहीं कि आपने ये क्वेश्चन रट लिए। ध्यान दीजिए बेटा, आपको प्रश्न रटने नहीं है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना है। कैसे करना है कि आपको ये देखना है कि इन रचनाओं में पूछा क्या जाता है, क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए विशेषताएं भी आ रही है एनसीईआरटी की, फिर है नहीं है सत्य, ये प्रश्न बनते हैं। दूसरा क्या करेंगे, चरित्र भी पूछ रहे हैं कौन सा से, तो पात्रों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए वंशीधर जो पात्र है वो इसके साथ ही एक नमक, हाँ इसमें आया है
नमक का दरोगा में भी वंशीधर आया है, ठीक है। और एक वंशीधर और भी आया, तो ये एनसीईआरटी की 11वीं 12वीं की बुकों में 3 वंशीधर आए हैं। तो लेकिन इसके साथ ये धनराम और त्रिलोक सिंह भी पूछे गए हैं। तो ये कौन से रहेंगे, तो ये रहेंगे गलता लोहा में। गलता लोहा रचना किसकी है, शेखर जोशी की है। किसकी है, शेखर जोशी की है। आगे बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी रचना मन्नू भंडारी द्वारा रचित नहीं है। 1 मिनट में आपको ये भी बताती हुई चलती हूँ। क्या पता इनसे प्रश्न पूछ दे। नमक का दरोगा किसकी है, प्रेमचंद की है। जामुन का पेड़ क्या है, कृष्णचंद्र की है, कृष्णचंद्र की है। मियां नसरुद्दीन किसकी है, कृष्णा सोबती की है। तो मैं आप ये कहते हो, एक बच्ची का कमेंट आया था कि मैडम आप प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा करवाओ। भाई सही बात है कि एग्जाम का टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, मैं खुद चाहती हूँ। लेकिन क्या है कि आप सिर्फ उन प्रश्नों को गिन लेते हो, लेकिन मैं आपको ये चारों ऑप्शन क्लियर करवाती हूँ। इसका उत्तर ये होगा, इसका उत्तर ये आप कहीं से भी पढ़ लोगे, ठीक है। लेकिन मेरा अभिप्राय है पेपर की पूरी चीर फाड़ करवाती हूँ मैं, पूरा मतलब कि एक तरह का पोस्टमार्टम करवाती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती हूँ, उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अब देखना, अब इसमें क्या प्रश्न बन सकता है कि मन्नू भंडारी द्वारा रचित नहीं है। तो जो जिंदगी और गुलाब के फूल, और यही सच है, 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु, तो तीनों हैं ये क्या है, मन्नू भंडारी की। जिंदगी और गुलाब के फूल मन्नू भंडारी की रचना नहीं है। अब देखना त्रिशंकु और किसकी रचना है। त्रिशंकु बेटा एक रचना अज्ञे की भी है, ध्यान दीजिए, एक अज्ञे की भी रचना है, मन्नू भंडारी की भी है। मन्नू भंडारी में निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी उपन्यास नहीं है। अब इसमें क्या है कि ये तीनों उपन्यास हैं, ये चारों की चारों मन्नू भंडारी की, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा गया है कि उपन्यास नहीं है तो चारों मन्नू भंडारी के, लेकिन उपन्यास नहीं है। तो इसमें आपका प्रश्न रहेगा कि त्रिशंकु क्या है, उपन्यास नहीं है, बाकी क्या है, सारे उपन्यास हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मन्नू भंडारी के बारे में सही नहीं। अब ध्यान दीजिए, मन्नू भंडारी से अभी 3-4 क्वेश्चन लगातार पूछ लिए गए हैं। तो देखना मन्नू भंडारी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो मन्नू भंडारी को अच्छी प्रकार से याद कर लें। नई कहानी आंदोलन में आए नए मोड़ मन्नू भंडारी का योगदान रहा है। मन्नू भंडारी ने आक्रोश, व्यंग्य, संवेदना, मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है। मन्नू भंडारी ने पटकथाएं नहीं लिखी, तो इसका सही नहीं है पूछा गया है। तो देखना ये सही नहीं है, क्योंकि मन्नू भंडारी ने पटकथाएं लिखी, क्योंकि एक इनकी पटकथा है स्वामी, और इस तरह इनकी एक रजनी भी पटकथा है। रजनी इनका ये स्वामी उपन्यास भी है और पटकथा भी है। रजनी भी इनकी क्या है, पटकथा है। पटकथा का मतलब क्या होता है बेटा, पटकथा का मतलब होता है मान लीजिए जिसको हम टेलीविजन पर दिखा सकें, मतलब प्रस्तुत कर सकें। तो रजनी जो इनकी पटकथा है उसको हम टेलीविजन पर दिखा सकते हैं। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कृष्णचंद्र का उपन्यास नहीं है। तो देखना रचना ये नहीं, गिरजा एक खंडक जो है ये कृष्णचंद्र का उपन्यास नहीं है, बाकी कृष्णचंद्र के उपन्यास हैं। जामुन का पेड़ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखना ये सारे एनसीईआरटी की पूछे गए, तो एनसीईआरटी बेहद महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी को आप अवश्य पढ़ेंगे। तो देखना जामुन का पेड़ कृष्ण हास्य व्यंग्य रचना, बिल्कुल सही बात है। जिसने एनसीईआरटी पढ़ा उसको पता है कि हास्य व्यंग्य किस प्रकार से एक जो है कवि पेड़ के नीचे दब जाता है और किस तरह के जो फाइलों में दब कर बेचारे की जिंदगी चली जाती है, लेकिन फाइलों की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। हमारे देश में ये दिखाया गया है कि इंसान को न्याय मिलते इतनी देर हो जाती है कि वो अपनी जान तक गंवा देता है, लेकिन हमारे देश के कानून है जो उनकी फाइलें पूरी नहीं, हमारी शासन व्यवस्था ऐसी है, हमारे जो व्यवसाय की फाइलें इतनी होती है कि उनको प्रक्रिया को पूरा करते करते इंसान अपना टाइम गंवा देता है। तो कहने का ये अभिप्राय है। हास्य व्यंग्य में चीज़ों में अनुपात के अनुसार रखने की परिपाटी रही है। विशेषणता ऐसी रचना मूल्य में कसौटी नहीं हो सकती। रचना में बताया गया कार्यालय तौर तरीके में पाए जाना विस्तार कितना निरर्थक है। तो ये बात भी सही है। तो इसका ऑप्शन रहेगा कि मैं हास्य व्यंग्य चीज़ों को अनुपात के अनुसार रखने की परिपाटी रही, बिल्कुल नहीं रही है, क्योंकि ये बात तो सही है
क्योंकि हमारी कार्यालय प्रक्रिया बड़ी वो निरर्थक है, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो कि विश्वसनीयता नहीं, वो मतलब अतिशयोक्ति दी गई है, इतना भी नहीं है जितना उसमें दिखाया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, कौन सी रचना कृष्णनाथ द्वारा रचित नहीं है? तो देखो, पहली बात तो ये है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। दूसरा क्या है, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। कुछ बच्चे जो मेरे पुराने हैं वो तो शायद बोर भी हो, मैं क्या बताती, लेकिन क्या है कि मेरा मतलब ये है कि आपको औरों से कुछ हटकर सिखाना। अब आप खुद भी पढ़ सकते हो, आपके पास काफ़ी बुक रखी हैं, काफ़ी मटेरियल है, कहीं से भी कहीं बहुत सारे यूट्यूब चैनल है। लेकिन बेटा क्या है कि मैं ये मतलब ये है, मैं जितना पढ़ाऊँ आपके माइंड में इस तरह सेट कर दूँ कि शायद आपको फिर किताब उठाने की आवश्यकता नहीं रहे, या आप उठाओ तो एक बार उसका रिवीजन कर लो। अगर आपने कि जो गृहिणी है उसने मेरी 2-3 बार वीडियो सुन ली ना, तो ये गारंटी की बात है वो कभी नहीं भूल सकती। क्यों नहीं? क्योंकि मैं है ना कि एक है नहीं, घर आकर कुछ बच्चे देखते, ओहो इसमें नहीं पूछा गया था, क्या है पूछा, मैंने तो इसका ये कर दिया। तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे बच्चे जो मेरे से पढ़े हैं वो इस प्रकार की गलती ना करें। मेरी तिब्बत यात्रा, अरुणाचल यात्रा, हिमालय यात्रा, लद्दाख में राग विराग, तो ये रहेगी मेरी तिब्बत यात्रा। तो फिर ये राजा कृष्णनाथ की, तो ये तीनों यात्राएं हैं। तो फिर मेरी तिब्बत यात्रा फिर है किसकी? ये बेटा है राहुल सांस्कृत्यायन की। किसकी है? राहुल सांस्कृत्यायन की। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। कबीर ने स्वयं को दीवाना कहे जाने का खंडन किया है। कबीर ने कहा कि संसार बोरा गया है। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की कमियों की ओर संकेत किया है। तो कबीर ने स्वयं को दीवाना कहे जाने का खंडन किया है। बिल्कुल ये बात गलत है, यही इसका उत्तर होगा, क्योंकि कबीर ने स्वयं को दीवाना कहा है। खंडन का मतलब होता है विरोध करना, लेकिन उन्होंने विरोध इसका नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सैयद हैदर रजा के बारे में सही नहीं है? फिर मैं बताती हूँ कि नहीं है, इसको अंडरलाइन करना है। आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया गया है। हसन सबसे ज्यादा घुमक्कड़ रहे हैं, लेकिन इनका केंद्र भारत रहा है। तो ध्यान दीजिए बेटा, आपका जो है रजा की ये प्रश्न रहेगा, रजा की कला पश्चिम कला दृष्टियों का अभाव है। रजा ठेठ रूप से भारतीय कलाकार थे। आप 71 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अब ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। जो बच्चा जिस एग्जाम में एनसीईआरटी पूछी जाती है, तो एनसीईआरटी को आपने कितनी गहराई से पढ़ना है। ये नहीं कि आपने प्रश्न उत्तर रट लिया और आपकी तैयारी हो गई। आपको एनसीईआरटी को बड़ी गहराई से पढ़ना है, क्योंकि बड़ी गहराई से प्रश्न पूछे गए हैं। तो मतलब ये है मेरा मतलब समझाने का, आप सिर्फ प्रश्न उत्तर ना रटिए, आपको सारे लेसन जो है गहराई से पढ़ने हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। तो इसका उत्तर रहने वाला है रजा की कला में पश्चिमी कला दृष्टियों का अभाव। बिल्कुल गलत बात है कि रजा की जो कला दृष्टि थी उसमें पश्चिमी कला का अभाव नहीं था, बल्कि प्रभाव था। हमारे देश की जो उसकी कला दृष्टि थी, उन्हें पश्चिमी देशों से में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जवाहरलाल नेहरू की लिखी नहीं है? तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि केवीएस जो है, केवीएस का जो बच्चा आगे भी एग्जाम देने वाला है, या तो उसमें नहीं है प्रश्न। नहीं, मैं बात सिर्फ केवीएस से नहीं है, जहाँ तक मेरा जो एनालिसिस रहा है वो ये रहा है कि अब जो एग्जाम के प्रश्न बन रहे हैं वो ज़्यादातर सत्य है नहीं है, ये बन रहे हैं। और ये है ना, जिस बच्चे ने इसको सही तरीके से समझ लिया ना कि प्रश्न को, पेपर को सोल्व कैसे करना है, पेपर की जो है परिपाटी को जिसने समझ लिया ना, वो पेपर मुश्किल नहीं आता है। जिसने पेपर को गहराई से समझ लिया वो फेल हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो बच्चे तैयारी अच्छी खासी होती है लेकिन फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो पेपर का पैटर्न नहीं समझते हैं। तो मेरा मतलब आपको पेपर का पैटर्न समझाना है। ठीक है, भारत की बुनियादी एकता बिल्कुल है। हिंदुस्तान की कहानी ये भी है, स्वाधीनता और उसके बाद ये भी है, राष्ट्रभाषा की समस्याएं, ये है बेटा राष्ट्रभाषा की समस्याएं। इसका उत्तर ये होगा। बाकी तीनों रचनाएं हैं जवाहरलाल नेहरू की हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मैंने फिर कहा है कि आपको सही नहीं है को अंडरलाइन करना है। संत कबीर रैदास मीरा के गुरु माने जाते हैं।
ये भी बात सही है। बचपन से मीरा के मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, ये भी सही है। मीरा ने अन्य भक्त कवियों की तरह देश में दूर दूर यात्राएं नहीं की थी। मीरा कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती थी। तो देखना, जिस बच्चे ने एनसीईआरटी मान लीजिए ये प्रश्न नहीं पढ़ा है, अगर उसने मीरा के बारे में वैसे भी जाना है तो वो अपने आप भी इसका उत्तर सही लगाते हैं। तो जो भी कुछ अपनी ज़िंदगी में सीखे उसे ग्रहण करने की कोशिश करें कि जो चीज़ हमने सीखी है वो तो मतलब बिल्कुल ही गलत ना हो। तो ध्यान दीजिए, मीरा ने अन्य भक्त कवियों की तरह दूर दूर तक यात्राएं नहीं की थी, मतलब की थी उन्होंने। जैसे उन्होंने क्या है कि अन्य जो यात्रा, जैसे वो राजस्थान की थी, वो यूपी में भी गई है, वृंदावन गए, इस तरह झारखंड, जो उन्होंने अपने देश विदेश तो नहीं कहूँगी लेकिन पूरे देश की उन्होंने यात्रा की। अन्य राज्यों में भी उन्होंने अपनी भक्ति का और जो है प्रचार किया, भक्ति और भजनों का। साच कहो तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, पात करे अशनाना। तो ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? और जिस बच्चे ने ये रचना नहीं भी पढ़ी है, ये पंक्तियाँ नहीं भी पढ़ी है, वो भी ठीक कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि कबीर ही कह सकते हैं ऐसी बातें, तो ये कबीर की हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया है? यहाँ पर पूछा गया है कि ये तीनों रचनाओं में से राम नरेश त्रिपाठी ने कौन सी, तो वानर है। तो ध्यान दीजिए बेटा, इसके साथ ही में कुछ प्रश्न और भी। वानर जो उनकी पत्रिका है, ये बाल पत्रिका है। कई बार ये पूछा गया है कि उनकी बाल पत्रिका कौन सी है, तो इनकी बाल पत्रिका रहेगी वानर, जिसमें बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियाँ लिखी गई हैं। इसके साथ ही निराला मतवाला किसकी है? निराला की है। और आप इसको याद कैसे करेंगे? जो मतवाला होता है वो निराला इंसान होता है। मतवाला का मतलब होता है अपनी मस्ती में मस्त रहना। मतवाला निराला, जो निराला होता है। हिंदी प्रदीप किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। हिंदी प्रदीप किसकी है? बालकृष्ण। और जो सरस्वती है, इसके संपादक पहले तो श्याम सुंदर दास रहे हैं, फिर 1903 में इनके रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ज़्यादा पूछा जाता है। 1903 से लेकर बेटा 1920 तक इन्होंने जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं त्रिपाठी की है? अब की बार पैटर्न बदल गया है, अब की ये पूछा गया है। तो मानसी जो है ये राम नरेश त्रिपाठी की है। तो ध्यान दीजिए, मानसी इनकी जो रचना है, इसके साथ ये क्या है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है। क्या ये फुटकल कविता का संग्रह है। या फुटकल कविता का मतलब होता है जैसे एक कविता दूसरे से संबंधित नहीं है। छोटी छोटी जो कविताएं होती है ना, एक दूसरे से अलग होती हैं, उन्हें फुटकल कविता बोला गया है। यानी एक दूसरे का उनका संबंध नहीं होता है, जैसे एक दूसरे टॉपिक पे कोई दूसरी, यानी छोटी छोटी जो कविताएं होती हैं उसे फुटकल कविताएं बोलते हैं। बाकी की जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? अब क्या पूछा गया? नहीं है। तो देखना बेटा, इसकी जो ये तीनों ही रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की है। पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी की है। अब आप ध्यान दीजिए कि राम नरेश त्रिपाठी से और सुमित्रा नंदन पंत से कितने प्रश्न बन रहे हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत को आप पढ़ेंगे और राम नरेश त्रिपाठी के पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन तो इसको तो आप IMP लगा लिए। अगर आप हिंदी की तैयारी करें, हिंदी से टीचर बनना चाहते हैं, चाहे वो TGT हो, PGT हो, नेट लेवल कहीं तक के हो, आप सुमित्रा नंदन पंत को नहीं इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत से बहुत से प्रश्न बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कथन सही नहीं है। फिर वही आगे भाई सही नहीं है। अब देखना है, राम नरेश त्रिपाठी की कविता में देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम दोनों मौजूद है। पंत ने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास आदि विधाओं में रचना की है। भवानी प्रसाद कविता का गांधी कहा जाता है, ये इसको IMP लगा लेना, ऐसे भी याद कर लेना इसे। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। त्रिलोचन को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो इसका ऑप्शन रहेगा, त्रिलोचन को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। तो ध्यान दीजिए बेटा, अब क्या है कि मैं जो बता रही हूँ कि सही नहीं है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। और कुछ बच्चे मुझे ये बोलते हैं
कि मैं और ज़्यादा भाई बोला था, अच्छी बात है, आप तैयारी करिए। लेकिन देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ बेटा हम ये प्रश्न करेंगे, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि देखो आप है ना ऐसा करो कि है ना जो मैं बोलती हूँ ना, जो बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो मैं बोलकर बताती हूँ, इनसे कहीं ज़्यादा मैं बोलकर बताती हूँ। तो मेरे पुराने वाले बच्चे जानते हैं जो शुरू से मेरे से जुड़े हुए हैं कि मैं मेरी वीडियो को आप ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। कहीं भी आप ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना तो होता ही है, लेकिन क्या है कि मेरा अभिप्राय ये है कि बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो मैं बोलकर बताती हूँ और मैं बोलकर वही प्रश्न करवाती हूँ जो गत वर्षों में बार बार पूछे गए हैं। जहाँ मुझे लगता है ना ये प्रश्न तो बन सकता है लेकिन ये इसमें एग्जामिनर ने पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिन प्रश्नों की संभावनाएं होती है ना, तो वो प्रश्न मैं ज़्यादा बोलकर बताती हूँ। तो इसलिए आपको अगर अच्छी तैयारी, अच्छे नंबर लेने हैं तो आपको मेरी वीडियो को ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनोगे तो आप बहुत सी तैयारी सुनकर ही कर दोगे, नहीं देखोगे। जैसे कुछ गृहिणियाँ काम करते करते भी सुन सकती हैं, तो मैं खुद ऐसे पढ़ती हूँ कि मैं काम करते करते सुनती रहती हूँ। मैं अपनी खुद की रिकॉर्डिंग करके खुद की भी सुनती हूँ, अपने खुद की भी आप तैयारी करके खुद की रिकॉर्डिंग सुना करो और फिर उनसे सीखा करो। सड़क वापस जाती है कृष्णचंद की, आंखों देखा झूठे कृष्णा सोबती की, सौपन राम नरेश त्रिपाठी की है, ग्रंथि क्या है सुमित्रा नंदन पंत की है। तो देखना आंखों देखा झूठी ये कृष्णा सोबती की नहीं है, बाकी ये सही है, ग्रंथि सुमित्रा नंदन पंत की है, सौपन राम नरेश त्रिपाठी की है, सड़क वापस जाती है जो है इसकी है कृष्णचंद्र की है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से पास द्वारा रचित करती है, पास तो इनकी लोह कथा ही क्या है, पास द्वारा जो है रचित यह है रचना है। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार की है। निम्नलिखित से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है। तो देखो अब तक क्या है, अब तक का जो पैटर्न रहा है, ऊपर वाली 3 रचनाएं दी गई है, नीचे वाली नहीं दी गई। देखना युगवाणी, गीत प्रोस चकित दुख इदम है मम, तो इसमें युगवाणी इसकी नहीं है भवानी प्रसाद मिश्र की। तो युगवाणी किसकी है, युगवाणी है सुमित्रा नंदन पंत की। कवि त्रिलोचन की रचना नहीं है, तो कवि त्रिलोचन की रचना ब्रह्म राक्षस नहीं है। तो ब्रह्म राक्षस किसकी है, मुक्तिबोध की। किसकी है बेटा, मुक्तिबोध की। आप इसको याद कैसे करोगे, बहुत सी रचनाएं हैं जिनको मैं ट्रिक के द्वारा बताती हूँ। देखा जो ब्रह्म राक्षस होते हैं, जो बड़े राक्षस होते हैं, उनसे तो भगवान मुक्ति दिलाए, यानी बड़े भयंकर होते हैं ना, तो आप उनको ऐसे याद कर सकते। जो ब्रह्म राक्षस होते बड़े भयानक होते, उनसे तो भगवान मुक्ति दिलाओ, तो ये मुक्तिबोध की। निम्नलिखित में असंगत युगम है, यानी असंगत मतलब गलत युगम है। आप ये 83वां प्रश्न करेंगे। तो देखना छोटे छोटे सवाल उपन्यास है, मुक्तिबोध की कविताएं गद्य है, मेरी यादों के किनारे उपन्यास है, 1 इंच मुस्कान, जो 1 इंच जो है मुस्कान ये कहानी संग्रह नहीं बल्कि उपन्यास है। और किसका है ये जो है राजेंद्र यादव और उनकी पत्नी का है। ये दोनों पति पत्नियों ने मिलकर, दंपति ने लिखा है। तो कई बार पूछा जाता है कि 1 इंच मुस्कान किसकी है, तो ये किसी एक की नहीं है, दोनों पति पत्नियों ने इसको, पति पत्नियों माफ कीजिए क्योंकि फूलों में ऐसे कई बार गलती हो जाती है, मैं माफी चाहती हूँ, कि पति और पत्नी ने दोनों ने मिलकर लिखा है। ठीक है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की है, तो आपने इसको पढ़ा एनसीईआरटी में। ये है भवानी प्रसाद मिश्र की। इसमें क्या है बेटा, उसको अपनी जो वो है अपनी आज़ादी के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जेल में गए, अंग्रेजों ने उसको जेल में डाला हुआ है। उसमें क्या है, इसमें कवि ने ये दिखाया गया है कि बारिश का मौसम है, उसे अपने घर की बहुत याद आई है क्योंकि वो अपने अकेलापन फील कर रहा है। लेकिन क्या है कि उसे गर्व है भाई, उसके माँ बाप को गर्व है क्योंकि वो अपने देश की आज़ादी के लिए जेल में गया है। तो उसका वर्णन है कि कवि किस प्रकार जो है भावुक हुआ अपने परिवार को याद करके। असंगत युगम है, आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन, उषा शमशेर बहादुर, पतंग भवानी प्रसाद द्विवेदी, और जो है कविता के बहाने कुंवर नारायण। तो ये बेटा रहने वाली है पतंग। तो पतंग रचना मान ले भवानी प्रसाद की नहीं है, तो किसके है, ये बेटा आलोक धनवा की जो है कविता है। क्या है,
कि पहली बात तो ये क्या है, कविता है। और किसकी कविता है, ये आलोक धनवा की है, पतंग। कविता के बहाने कुंवर नारायण और उषा समदेव बहादुर, आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन। तो आपको आत्म परिचय किस प्रकार याद करनी है, तो देखो कैसे, जैसे छोटे बच्चे, जैसे बच्चन को आप पढ़ेंगे क्या, बच्चा, तो हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हाँ बेटा अपना जैसे अपना नाम बताओ, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, ऐसे आपके मम्मी पापा का क्या नाम है, तो एक तरह से इंट्रोडक्शन बोलते हैं। तो उस इंट्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आत्म परिचय। तो हम आत्म परिचय किससे लेते हैं, बच्चों से लेते हैं। तो ये किसकी रचना होगी, बच्चन की। ठीक है, ऐसे ट्रिक के द्वारा एक दूसरे को अपनी निजी जिंदगी में जोड़कर पढ़ा करो, तब आप नहीं भूलोगे लंबे समय तक। भगतिन क्या है, मीराबाई की। तो यही जो है गलत हो जाएगी, यही इसका उत्तर होगा। भगतिन फिर किसकी है, ये है उसकी है महादेवी वर्मा की। किसकी है, महादेवी वर्मा की। तो महादेवी वर्मा का दूसरा क्या नाम है, महादेवी वर्मा का बेटा दूसरा नाम रहेगा आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है, तो आधुनिक युग की मीरा कहा गया है महादेवी वर्मा को। ये प्रश्न बहुत बार में पूछा जाता है, इनको आप अवश्य याद करेंगे। बाजार दर्शन जैनेन्द्र की है, नमक रजिया सज्जा जहीर की है, सरीस जो के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। फिर वही हरिवंश राय बच्चन से प्रश्न आए हैं। आपके क्या देख रहे हैं कि पंत से प्रश्न बन रहे हैं, पंत को आप करेंगे। आलोक धनवा से प्रश्न बन रहे हैं, सुमित्रा नंदन से पंत से, और ये हरिवंश राय बच्चन से आ रहे हैं। तो आप ये टॉपिक नोट कर लेना, ठीक है, कि इन टॉपिकों से केवीएस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है, तो ये निशान एकांत सिंह मिलन यानी है मेरी तुम। तो ये बेटा रहेगी आपकी, इसका उत्तर रहेगा आपका ये रहेगा 87 का 4। और बाकी ये तीनों ही हरिवंश राय बच्चन के। मेरी तुम मार प्यार की थापे केदारनाथ सिंह की है, केदारनाथ सिंह की। ठीक है, मैं जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कविता का उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार, एक तो आप उपयुक्त देख लेना, ये शुद्ध अशुद्ध में बेटा बार पूछा गया है, इसको आप गलत ना करेंगे। शमशेर बहादुर सिंह, हरिवंश राय बच्चन, कुंवर नारायण, त्रिलोचन। तो ये इसका 88 का आपका आंसर रहेगा हरिवंश राय बच्चन। सबसे तेज बौछारें गई, सावन गया सवेरा गया, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा गया। उपयुक्त रचनाओं किसकी है, तो ये रहेंगे आपकी, आपका 89 का रहेगा आलोक धनवा। क्या रहेगा, आलोक धनवा। आगे बढ़े, आलोक धनवा की है ये। निम्नलिखित में कुंवर नारायण का कविता संग्रह नहीं है। चक्रव्यूह प्रवेश, हम तुम अपने सामने, भूरी भूरी खाक की धूल। तो इसका रहेगा आप भूरी भूरी खाक की धूल जो है ये कुंवर नारायण की नहीं है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। प्रस्तुत कविता की पंक्ति में किस प्रकार की है, तो ये आपकी रहेगी कुंवर नारायण की। बात सीधी थी, तो ये आपकी इसकी कुंवर नारायण की रहेगी। निम्नलिखित में दूसरा सप्तक के कवियों में शामिल है, तो दूसरा सप्तक में शामिल है, तो ये देखिए नागार्जुन त्रिलोचन तो है ही नहीं, ये कुंवर नारायण ये तीसरा सप्तक में शामिल है, और जो ये रहेगा रघुवीर शाह ये दूसरा सप्तक में शामिल है। अब ध्यान दीजिए, जो बच्चा ये चाहता है कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा मैडम, ये टॉपिक हमें करवा दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। जिस भी टॉपिक पर आपको ये संदेह लग रहा है कि ये मुझे अच्छे प्रकार से तैयार नहीं है, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाले निशान को जरूर दबाना, क्योंकि जब आप घंटी वाले निशान को दबाओगे, जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप तक उचित समय पर वीडियो पहुंच जाएगी। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको मेरे जो भी आपको ये लग रहा नहीं मैडम आप इस तरीके से पढ़ाइए, इस तरीके से हमें समझ में आएगा, तो आप भी अच्छे नॉलेज रखते हैं,
तो आप हो सकता है कहीं सुधार की आवश्यकता हो, तो मैं अपने आप में अपने जो अपने पढ़ाने की कला में सुधार लेकर आऊँगी। ऐसा नहीं है कि मेरा ये मानना है कि मैं आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ, आपको सिखा भी रही हूँ, आपसे मैं ज़्यादा सीख रही हूँ। तो हम एक दूसरे को सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। और जो टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे हैं, पीजीटी का सिलेबस अभी मैंने डाला था, लगा रखा है इसमें मैंने अपने चैनल पर, उनका सिलेबस वापस ले लिया गया है। जैसे ही सिलेबस आता है हम सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। और जो टीजीटी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने काफ़ी वीडियो डाल रखी है। और कुछ जो एनसीईआरटी की वीडियो, कई बच्चे क्या है कि मैंने उस पर थंबनेल में केवीएस लिखा हुआ है, तो वो समझते हैं कि ये केवीएस के लिए ही है। देखिए बेटा, किसी भी एग्जाम में अगर एनसीईआरटी पूछी गई है तो आप किसी में देख सकते, जरूरी नहीं वो केवीएस के लिए ही है, वो हर एग्जाम के लिए जहाँ पर एनसीईआरटी से प्रश्न बन रहे हैं। तो आप इस दुविधा में नहीं रहे कि मैडम ने केवीएस के लिए डाल रखी है, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, असमर्थ शक्तिवान हम दुर्बल को लाएंगे, एक बंद कमरे में प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता की है। तो देखना बेटा किसकी है, ये रघुवीर शाह की है। किस प्रकार से, ये नहीं देखे मीडिया वाले, आपने देखा होगा चाहे कितना ही दुखी इंसान हो, उससे जो है जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं तब तक उसके प्रश्न पूछते रहेंगे। तो यही वाली बात दिखाई गई है इसमें। मुक्तिबोध द्वारा लिखित रचना विपात्र क्या है, कविता है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास क्या है। तो बेटा विपात्र क्या है, विपात्र क्या रहेगा आपका, जो नाटक है, ये नाटक ही है। एक बार आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, आप ये इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, जहाँ पर मुझे डाउट लग रहा है मैं आपको बता दूंगी। मेरे ख्याल से तो हाँ नाटक ही है बेटा, नाटक है, माफ़ कीजिए। मैं विषामो जो है मैंने पढ़ा था, विषामो क्या है, उपन्यास है, विषामो उपन्यास है, ये पात्र नाटक ही है। अब मुझे क्लियर हो गया, 1 मिनट के लिए मैं भूल गई थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं असमंजस की स्थिति में आ गई थी। शमशेर बहादुर सिंह उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, अभी चुका भी नहीं हूँ मैं। तो इसमें क्या है कि उन्होंने साहित्य अकादमी, तो अब आपको क्या समझे, मेरे कहने का अभिप्राय है साहित्य अकादमी वाली रचनाएं, ज्ञानपीठ वाली रचनाएं, व्यास सम्मान वाली जिन भी रचनाओं से बेटा पुरस्कार मिलते हैं वो रचनाएं अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। अगर आपको लग रहा है कि इतनी रचनाएं कौन पढ़ेगा, इतनी याद ही नहीं हो रही है मैडम, तो आपको स्मार्ट स्टडी, वो रचनाएं चाहे किसी की भी हो, आप साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान, ये सारी रचनाएं अच्छी प्रकार से याद कर लें, क्योंकि इन्हीं से बार बार प्रश्न बनते हैं। और जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो मैं आपकी इस तरह से तैयारी करवाऊंगी। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो मैं कहती हूँ आपके 80% नंबर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी नहीं करवाऊंगी, पहले सबका सिलेबस आने दीजिए, एग्जाम को नज़दीक आने दीजिए, बड़ी अच्छी प्रकार से हम तैयारी करेंगे। लेकिन आपको शुरू से अंत तक मेरे से जुड़े रहना पड़ेगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनको तब तक वो पेड क्लास का कोर्स नहीं खरीद लेते, तब उनको संतुष्टि नहीं मिलती, उनको लगता है कि अब मैं तैयारी शुरू हो गई है। ऐसा नहीं है बेटा, बहुत से यूट्यूब चैनल है जो बिल्कुल फ्री तैयारी करवा रहे हैं, तो आप फ्री का फ़ायदा उठाइए। एनसीईआरटी इतना मुश्किल सिलेबस नहीं है कि आपको उसको पैसे लगाने की, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं, ऐसे भी बच्चे यूट्यूब को देखते ही नहीं, खुद तैयारी करते हैं। तो आप ऐसे बनिए कि आप जो है आपको किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहना पड़े। तो आप वैसे आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, इतने मुश्किल सिलेबस नहीं है। मैं ऐसे ही एग्जाम तक हम अच्छी प्रकार से तैयारी कर लेंगे धीरे धीरे। अनामिका, परिमल, गीतिका, झरना, जो झरना बेटा जयशंकर प्रसाद ने की रचना है, किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। बाकी रचनाएं किसकी हैं, निराला की है। और जो झरना है वो जयशंकर प्रसाद की है। अब इसको आप कैसे याद करेंगे, तो मैं ये बता देती हूँ। जैसे क्या है कि जो आपने देखा वो जो शिव शंकर है, उनकी जटाओं में ऐसे गंगा बहती दिखाई दे रही है, फोटो में देखा है ना, ऐसे गंगा बह रही है, एक धार सी दिखाई दे रही है। तो उसमें क्या है कि आपको लगे कि झरना सा फूट पड़ रहा है, उनके सिर से झरना सा फूट पड़ रहा है। तो ऐसे उसको याद कर सकते हैं। कुछ बच्चों को निराला और ये झरना में कंफ्यूज हो जाता है, तो उसके लिए बता रही हूँ। अब आपको कंफ्यूज जिंदगी भर नहीं रहेगा, भले ही आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। अब गीतिका क्या है, इसके भी मैं आज के बाद ये भी कंफ्यूज नहीं रहेगा बेटा, असमंजस की स्थिति बिल्कुल नहीं आएगी, ये भी मैं ट्रिक के द्वारा बताऊंगी। जैसे क्या है कि जो गीतिका को आप समझ ले गीत गाना,
जब हम गीत गाते हैं तो बड़े मगन यानी बड़े खुश होते हैं, और या फिर हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं या बड़े बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम अकेलापन महसूस करते हैं, यानी ये दुनिया की जो बारे में ना सोच कर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो हम बड़े निराले होकर यानी अपने आप में खोकर हम गीत गुनगुनाते रहते हैं, या तो बहुत दुखी होते हैं या बहुत सुखी होते हैं। तो उसमें क्या हम निराले होकर जो है गीत गुनगुनाते रहते हैं। तो ये रचना किसकी होगी? निराला की होगी। और ये झरना जयशंकर प्रसाद की, ये इसका उत्तर होगा। ऐसनी पात से सामित उन्नत छत सत वीर छत विछत हत अचल शरीर गगन सपर सुपर्दा धीर पंक्तियां किस रचनाकार की है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो कहाँ से ली गई है? बादल राग से ली गई। हो सकता है अगले एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि ये रचना, ये पंक्तियां कहाँ से ली गई, कौन सी रचना निराला के? तो ये बादल राग से ली गई। अब मैं वो सारे प्रश्न करवाऊंगी जो इसके आसपास से बनते हैं। तुलसीदास की नहीं है दोहावली, गीतावली, रामज्ञा प्रश्न, ये रामचंद्रिका नहीं है। तो रामचंद्रिका किसकी है बेटा? तो ये रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की है। और इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। रामचंद्रिका रचना को क्या कहा गया? छंदों का अजायब घर। तो इस बात को भी आप जरूर याद रखेंगे, ये बहुत बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। 99 के प्रश्न की तरफ कौन सा कथन तुलसीदास के बारे में सही नहीं है? 3 सही होंगे, 1 नहीं होगा। तो तुलसीदास लोक मंगल की साधना के रूप में प्रतिष्ठित है, बिल्कुल सही बात है भाई, लोगों के मंगल की बात की है उन्होंने। लोग तुलसीदास की लोक और शास्त्र दोनों में पैरी पैठ नहीं थी, यही इसका उत्तर होगा। नहीं थी मतलब थी, उनकी पैठ नहीं थी, नहीं थी। जीवन और जगत की व्यापक अनुभूतियों मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ थी, बिल्कुल सही बात है। अपने समय में हिंदी में प्रचलित सारे भावनात्मक काव्यभाषी तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे, ये भी ठीक बात है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर हम सही नहीं को अंडरलाइन करेंगे। चौपाई सममात्रिक छंद है, बिल्कुल सममात्रिक है। इसमें क्या 16 जो मात्राएं हैं, चौपाई में कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं हैं। दोहा अर्ध सम्मात्रिक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोहा में 11 और तो क्या है 13 मात्राएं हैं, 11 और 13, ठीक है। पहले और किसमें क्या है देखना बेटा, ध्यान दीजिए। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं, और दूसरे और चौथे चरण में क्या है 11-11 मात्राएं हैं। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। सवैया जो है छंद का भेद नहीं है, यही इसका उत्तर होगा। क्या है? सवैया छंद का भेद है। और किसका है ये? वर्णिक छंद का। किसका है? वर्णिक छंद का है। तो मैं एक छंद के लिए भी जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फिराक गोरखपुर की नहीं है? तो ठंडा लोहा नहीं है, बाकी सारी रचनाएं फिराक। तो किसकी है? धर्मवीर भारती की। किसकी है? धर्मवीर भारती की है। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? धर्मवीर, देखो भाई धर्म के है क्या है कि जो धर्म होता है वो लोहे को भी पिघला देता है, क्योंकि जो धर्म की बातें करता है वो लोहे को भी पिघला देता है। जैसे आपने मान लीजिए, आप जो धर्म की बातें करेंगे, जाहिर सी बात है उसके अंदर एक करुणा का भाव होगा, और वो सत्य के मार्ग पे चलेगा, वो दुखियों को नहीं सताएगा। तो क्या एक कठोर इंसान भी जो धर्म के मार्ग पर चलेगा वो क्या है ठंडा लोहा को भी यानी गर्म लोहे को भी ठंडा बना देगा, यानी पिघला देगा। तो यही इसकी रचना होगी। 102 में देखते हैं, एवं सही नहीं है पूछा गया। शब्द और अर्थ की दृष्टि में कौन सा ये शब्द? तो जो आपके एनसीईआरटी के पीछे शब्द और अर्थ दिए गए ना, उनको भी आप अच्छी प्रकार से नो रस, इसमें देख बेटा, नो रस, नो का मतलब होता है जैसे ये आप गिनती में यानी 9, तो नया रस। तो ये इसका उत्तर तो यही दिया, लेकिन ये गिरह है, ये भी इसकी भी गांठें इसके जो है अर्थ है। बाकी आप देख सकते हैं, आपकी राय में कौन सा, आप कमेंट बॉक्स में लिखना। उमाशंकर जोशी की करते उसने में कौन सा कथन, कौन सा युगम असंगत है? युगम का मतलब होता है बेटा जोड़ा, युगम का हो सकता है यही पूछ लिया जाए, जोड़ा। महाप्रस्थान एकांकी है। शहीद क्या है? कहानी है। विषामो क्या है? विषामो क्या है बेटा? उपन्यास है। विषामो क्या है? उपन्यास है। और श्रावणी क्या है? ये उपन्यास है। तो देखना, शहीद को तो आप ऐसे याद करोगे जैसे शहीदों पर लगा, ऐसी कविता आपने पढ़ी है, शहीदों पर लगेंगे चिताओं के मेले। तो इस तरह की जो कुछ पंक्तियां हैं मुझे थोड़ी थोड़ी याद आ रही हैं। तो शहीदों के बारे में क्या है कि कहानियां लिखी जाती है, जैसे वो शहीद हो गया तो वो क्या अमर हो गया। तो जो शहीद होते हैं वो अमर होते हैं, उनकी कहानियां जो है अमर हो जाती हैं। तो शहीदों पर क्या लिखी जाती है? कहानियां। ऐसे ट्रिक के बता रही हूँ, जोड़ के अपनी ज़िंदगी से जोड़कर बता रही हूँ ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, आप ना भूलें।
ज्ञानपीठ महादेव वर्मा को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ये यामा के लिए कब मिला है? 1982 में मिला है। और ध्यान दीजिए बेटा, जब मैं बोलती हूँ ध्यान दीजिए तो वो बात आपको विशेष कर सुननी है। जो कई बार हिंदी में ऐसा पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कवियत्री है जिसको एकमात्र रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो एक महादेवी जो है पहली बार ऐसी जो है कवियत्री थी जिसको यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उसके बाद ये बहुत सारी जो संपूर्ण जो रचनाओं के लिए मिला जाने लगा। अब बाजार दर्शन के बारे में जो सही नहीं है पूछा गया है, हम 105 की प्रश्न में आ गए हैं। गहरी विचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य दुर्लभ संयोग है, बिल्कुल सही बात है। इसमें बताया गया है कि यदि अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग किया जाए तो लाभ उठा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, अभी लाभ उठा सकते हैं। जरूरतों को समझकर बाजार में जाने की बजाय उसकी चमक दमक फंस जाने पर हम उसका लाभ उठा सकते हैं, बिल्कुल यही इसका आंसर होगा। ये गलत बात है, क्योंकि हम बाजार की चमक दमक में अगर हम फंस गए तो फिजूल खर्ची करेंगे, हम लाभ क्या वहाँ नहीं उठाएंगे। धर्मवीर भारती की निम्नलिखित रचना में कौन सा कविता संग्रह नहीं है? बाकी कविता संग्रह है और इसमें नहीं है, तो ये जो है इसका उत्तर रहेगा बेटा कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं है, कविता संग्रह नहीं है। बाकी क्या है? कविता संग्रह। निम्नलिखित में शब्द और अर्थ की दृष्टि कौन सा युग्म असंगत है? दुर्वजी से ढोना कठिन है, विधात्री पालनहारा, बुराकिनी बुजुर्ग महिला और कुंचित सिकुड़ी हुई, तो इसका उत्तर रहेगा विधात्री। में कौन सी रचना फणीश्वर और नाथ रेणु की नहीं है? तीसरी कसम, रस प्रिया, ठेस, मित्र मिलन, तो इसकी बेटा रहेगी मित्र मिलन जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है। बाकी जो है इसकी जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है तीनों। आगे बढ़ते, फणीश्वरार्थ संस्मरण में कौन सा फणीश्वर द्वारा लिखित संस्मरण नहीं है? तो भाई ये संस्मरण मतलब होता है जो किसी मान ले किसी घटना के बारे में जो याद हो और उसकी यादों के बारे में, संस्मरण का मतलब होता है याद करना, किसी घटना जो याद हो उसकी याद के लिए उसे लिख देना। पथ के साथ ही रण जन धनजल वन तुलसी की गंध श्रुत अश्रुत पुरो, तो ये पथ के साथी इसकी नहीं है। तो पथ के साथी किसकी है बेटा? महादेवी वर्मा की है पथ के साथी। निम्नलिखित में से विष्णु खरे का कविता संग्रह नहीं है। गैर रोमानी शहर में खुद अपनी आंख से पिछला बाकी अर्घान, तो अर्घान ये इसकी नहीं है। आलोचना की पहली किताब किसकी रचना है? आलोचना की पहली किताब रहेगी किसकी रहेगी? विष्णु खरे की। आलोचना की पहली किताब किसकी? विष्णु खरे की। रजिया सज्जाद मूलतः किस भाषा की रचना है? तो रजिया सज्जाद जो है ये उर्दू की है। देखे ना, एक नमक, इनकी कहानी क्या है? नमक, जो हमारे एनसीईआरटी में है। ये देखा आई गई अब ये नमक के बारे में। देश के विभाजन के बाद भारत आई सिख महिला भारत को अपना घर बताती है। कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता डाको को अपना वतन बताता है। अमृतसर पुल पर चढ़ते समय कस्टम अधिकारी सफिया को बुला रहा था। सफिया के भाई ने उसको नमक ले जाने की सलाह दी थी। तो इसमें जो है बात सही पूछी गई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता ने ढाका को अपना वतन बताया है। ठीक है। प्रकाशन की दृष्टि से आचार्य निबंध को सही अनुक्रम पूछा गया है। तो ये आमतौर पर नेट में पूछा जाता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन पीजीटी का भी बन जाता है, तो आप इसको भी ध्यान रखिए। तो अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क कुटज, ये क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। अशोक के फूल भारत प्राचीन भारतीय कलात्मक विनोद, कुटज सोच विचार, तो ये इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 सोच विचार। निम्नलिखित में से कौन सा पत्रकारिता का प्रकार नहीं है? तो देखिए पत्रकारिता के बारे में क्वेश्चन बता रही हूँ, यही डिपार्टमेंट वाले एग्जाम में भी यही प्रश्न आया हुआ है, और जो अभी पीजीटी का एग्जाम वहाँ से भी प्रश्न बना है, तो इसको भी आप अवश्य ध्यान रखेंगे। तो ये स्वदेश जो है पत्रकारिता का प्रकार नहीं है। खोज पत्रकारिता, वॉचडॉग, एडवोकेसी, ये सभी पत्रकारिता के प्रकार हैं। कौन सा संपादन का सिद्धांत नहीं है? तो देखना
जो संपादन का सिद्धांत नहीं है, वो ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि जो संपादक होते हैं, जो पत्रकारिता होते हैं, वो किसी भी पक्ष की बात नहीं करते हैं। वो क्या है कि मतलब कि निष्पक्ष होकर जो बात सही है, सही को सही कहना, निसत्यता की कसौटी पर उतार कर ही उसका पक्ष लेते हैं। ये नहीं कि उसने कही रिश्ते नाते, इस प्रकार की यहाँ बातें नहीं गई है, किसी भी इसमें कोई गुट वगैरह की बातें नहीं होती है। अब क्या है कि कुछ बच्चे जैसे कमेंट कर रहे हैं कि मैम हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी काल से प्रश्न नहीं माफ़ कीजिए, साहित्य से प्रश्न ज़्यादा बनेंगे या फिर व्याकरण से प्रश्न ज़्यादा बनेंगे। देखो भैया, आपको अगर सिलेक्शन लेना है और आपको औरों से अलग दौड़ना है, ये नहीं मान लीजिए इतनी बड़ी भीड़ है और इस भीड़ में आपको यहाँ आना है, तो आपको एग्जाम की दृष्टि से जो भी सिलेबस दिया गया है, जो भी पाठ्यक्रम दिया गया है, वो आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन लेने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप उसके पाठ्यक्रम को देखेंगे। पाठ्यक्रम में कहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, पूरा अध्ययन करके फिर हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं। अगर मैं बोल दूं कि नहीं साहित्य से आएगा या व्याकरण से आएगा, और मान लीजिए आपने सारा साहित्य पढ़ लिया या व्याकरण पढ़ ली, तो फिर क्या करेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपके नंबर फिर व्याकरण से कटेंगे या फिर साहित्य 1 से कटेंगे। तो इसलिए पाठ्यक्रम जो दिया गया है पूरा पढ़ना है, कोई एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। हो सकता है आपने एक टॉपिक छोड़ दिया और उसी टॉपिक से 3-4 नंबर कट गए, तो 3-4, और जिस बच्चे ने पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा है वो 3-4 नंबर आगे निकल गया। तो मैं ये बिल्कुल ही नहीं कहूँगी कि ये इसमें ज़्यादा आएगा उसमें ज़्यादा आएगा। तो आपको पूरा पाठ्यक्रम पढ़ें, और जो हरियाणा में तो गिनी चुनी वैकेंसी आई हैं, अगर आपको आगे दौड़ना है तो पूरा ही पाठ्यक्रम पढ़े, गहराई से पढ़े। और ये बच्चे लग रहे कि मैडम ये ज़्यादा टाइम ले रही है, तो भाई इसका ये उत्तर ये उसका, ऐसे कोई पढ़ने का तरीका नहीं होता है। जो बच्चे पूरा जो है पेपर का एनालिसिस करते हैं कि एग्जामिनर कहाँ फंसाने वाला है, और वो बच्चे नहीं फंसते हैं, वही एग्ज़ाम निकालते हैं। तो हमें एग्जाम की नर की बातों में नहीं आना, हम कहीं नहीं फंसेंगे, हम अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, धीरे धीरे नहीं सही, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वहाँ से प्रश्न गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। जितना पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे और गलती होने के चांस नहीं होंगे। अंतर्व्यक्तिक संचार, एकल संचार, अंतर्व्यक्तिक संचार और जनसंचार, ये संचार का प्रकार नहीं है, तो ये रहेगा आपका एकल संचार, क्योंकि एकल ही संचार होगा। संचार का मतलब ही होता है एक से ज़्यादा लोगों में प्रचार प्रसार करना, तो एकल हो गया तो वो संचार कहाँ से होगा। संचार का मतलब होता है कि सूचना जो है देश विदेश में, यानी जो है जन लोगों तक पहुँचाना। अंतर्व्यक्तिक संचार होता है जैसे 2 व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, अंतर्व्यक्ति जैसे ये और ये आपस में। और अंतर्व्यक्ति होता है कि बहुत सारे लोगों में जो है प्रचार करना। निम्नलिखित में संचार की विशेषता नहीं है। संचार में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता है। जनसंचार के दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है। जनसंचार के श्रोताओं का दायरा बहुत सीमित होता है। जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रसार संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। तो बेटा इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, जनसंचार श्रोताओं का दायरा बहुत सीमित होता है। भाई जनसंचार है श्रोताओं, जैसे मान लिया आपने कोई टीवी पर कोई खबर पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि वो एक के लिए तो स्पेशल दिखाई नहीं जाती, दुनिया उसकी न्यूज़ को पढ़ती है। यूट्यूब पे माने यूट्यूब को ही लगा लीजिए आप, यूट्यूब पे जो न्यूज़ डाली जाती है तो उसको एक तो देखता नहीं, पूरी दुनिया देखती है, वायरल होती है। तो यही इसका मतलब है। तो ये हमारा अब लास्ट प्रश्न रहेगा। अगर आपको चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना, वैसे आप खुद ही कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगी, और मैं वैसे आप में जोर डालूँ भी नहीं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जिस भी टॉपिक पर आपको डाउट है तो वो टॉपिक भी लिख देना, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगी। हाँ, एक बच्चे अभी ध्यान दीजिए, अब ये कुशासन वाले मतलब बच्चे जिसने मेरी पीछे वाली वीडियो देखी थी वहाँ पर डाउट था। ये वैसे तो मैं चाह रही थी वीडियो बनाऊं, फिर मैंने सोची एक पर्सन के लिए वीडियो में बता दूंगी। तो ये क्या है, देखिए बेटा, कुश प्लस में आसन, इसमें कुछ बच्चे विसर्ग संधि बता रहे थे, लेकिन ये क्या है कि कुश में क्या होगा, कुश का मतलब होता है जैसे लव कुश के नाम आपने सुना होगा, जो राम के जो बेटे थे
कुश का मतलब होता है कुश, यानी जो कुशा यानी कोई तिनका, यानी कुश जैसे घास का कोई ऐसा कुश का आसन वहाँ बैठा हुआ, और या फिर कुशासन ऐसे होता है कुश कु प्लस में आसन, कु प्लस में आसन बुरा नहीं शासन, कु प्लस में शासन क्या है शासन, यानी बुरा शासन। तो देखा ना इसमें जो है ए और आ से मिलकर कौन सी संधि बनती है, दीर्घ संधि है बेटा। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको इसमें डाउट है तो ये दीर्घ संधि, इसमें जो है विसर्ग संधि नहीं है, वैसे कहीं कहीं दी है तो अलग बात है। जनसंचार का प्रमुख कार्य नहीं होना चाहिए निगरानी करना, मनोरंजन करना, आत्म प्रचार करना, सूचना देना। तो ये आत्म प्रचार करना इसमें नहीं होगा, क्योंकि हम आत्म अपना प्रचार नहीं, सभी जो जन जन के लोगों के लिए अच्छे कार्य करते हैं, मनोरंजन करवाते हैं, लोगों को न्यूज़ देते हैं, तो इस प्रकार से ये रहेगी। और ये हमारे यहाँ पर पूरा पेपर हमारा ख़त्म होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं और पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आऊँ, या फिर हम साहित्य की शुरुआत कर दें, आदिकाल मैंने पूरा करवा लिया है, जो नहीं देखा, जिस बच्चे ने नहीं देखा वो देख ले, 5 वीडियो आदिकाल की है। और अगर आप चाहते नहीं मैम प्रीवियस ईयर ही पेपर लेकर आए, तो मैं प्रीवियस ईयर ही पेपर लेकर आती रहूँगी। आपकी क्या राय है, अपनी राय अवश्य करना। वैसे सारा पेपर में सारा वो जो है पाठ्यक्रम करवाऊंगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ को भी पहले बाद में हो सकता है कभी, या पहले पेपर करवा दो मैम, नहीं पेपर बाद में करवा देना है, पहले हमें साहित्य पाठ्यक्रम करवा दो। आपकी क्या राय अवश्य लिखना। और जो बच्चा तैयारी कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि 2023 में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और सदा ही अपनी जो है निरंतर प्रयास में आगे बढ़ते रहिए, अपनी जो सपनों को साकार करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।